ओके, हम बात कर रहे थे कि अगर हमें कोई ऐसी आइटम आइडेंटिफाई हो जाए जो स्लो मूविंग है, तो स्लो मूविंग और ऑब्सोलीट दोनों आइटम्स को हमने आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हम फिजिकली जाके वेरीफाई कर रहे हैं। तो स्लो मूविंग का कैसे पता चलेगा? मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप बता रहा हूँ। वो चीज जो बहुत पहले से खरीदी हुई थी और उसकी अभी भी आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये चीज, ये आइटम बहुत थोड़ा इस्तेमाल हो रही है, तो इस चीज को स्लो मूविंग कहेंगे। तो इसको आइडेंटिफाई करके मैनेजमेंट को बताना जरूरी होता है। इसकी क्या वजह है कि क्यों बताना है मैनेजमेंट को कि फलां आइटम स्लो मूविंग है, ताकि आइंदा ना खरीदी जाए, या अगर खरीदी जाए तो थोड़ी खरीदी जाए, क्योंकि आपको पता है हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। तो अगर चीजें एक्सपायर हो जाएंगी तो वो चीजें हमने पैसों से खरीदी हैं, तो बेसिकली हमारा नुकसान हो जाएगा। आप देखें, हम अक्सर ऐसा करते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट लाइफ में भी देख सकते हैं, आप भी, हम सारे लोगों की एक आदत है कि हम जब भी कुछ बाय करते हैं तो हम बगैर सोचे समझे बाय कर रहे होते हैं। आप अपनी शर्ट्स का ही हिसाब लगा लें, आपके वार्डरोब में कितनी ज्यादा शर्ट्स होंगी जो आपने कई महीनों से नहीं पहनी। इसका मतलब है ये वो हैं जो अब आपको अच्छी नहीं लगती, तो लेकिन आपने कभी तो इसे बाय किया था। तो इट मीन्स कि प्रैक्टिकली एक कंपनी ने अगर 1000 रॉ मटेरियल खरीदने हैं और वो अगर बल्क में खरीद के रखी जाए, तो बेसिकली वो पैसा था, जो वो करेंसी थी, वो कहीं इन्वेस्ट हो सकती थी, आपने इन्वेंट्री खरीद के ब्लॉक कर ली। तो स्लो मूविंग आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है आपने। और ऑब्सोलीट को, ऑब्सोलीट कहते हैं जो एक्सपायर होने वाली हो, जो अब यूज नहीं होती। मसलन बहुत सारे रॉ मटेरियल होते हैं जो वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, तो वो रॉ मटेरियल अब यूजेबल नहीं रहते। फॉर एग्जांपल हम एसी की बात कर रहे थे, ओरिएंट की, तो आपको पता है कि जब से ये डीसी इन्वर्टर वाली टेक्नोलॉजी आई है, तो इसके अंदर जो गैस कंप्रेसर के अंदर जो गैस होती है वो चेंज हो गई, इसका कंप्रेसर चेंज हो गया, दूसरे से सारी किट चेंज हो गई। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास पुराने एसी जो होते थे उनकी भी किट्स मौजूद हैं, तो दे आर ऑब्सोलीट आइटम्स, यानी ये वो आइटम्स हैं जो अब आपकी इस्तेमाल में नहीं आनी। मैनेजमेंट विल देन डिसाइड, मैनेजमेंट डिसाइड करेगी दीज आइटम्स शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, क्या इन्हें बेच दिया जाए। डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है सेल कर दिया जाए एज अ स्क्रैप, एंड रिटर्न ऑफ टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये चीज आपकी जो है ये अब आपके किसी काम नहीं आनी। ऑब्सोलीट जो होगी, ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो अब यूजेबल नहीं है। तो आपने एफएफए में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, प्रूडेंस। जो प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि इफ देयर इज अ चांस ऑफ लॉस, आपका कोई लॉस हो सकता है, तो आप उस लॉस को रिपोर्ट करें। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए मैनेजमेंट ये फैसला करेगी कि इसको राइट ऑफ कर दिया जाए, इसे एक्सपेंस बना लिया जाए। कैसे बनाएंगे वो हमारे इस सब्जेक्ट का स्कोप नहीं है, वो एफएफए में आपने उसकी डबल एंट्री एक्सपेंस बुक करने की पड़ी होगी। स्लो मूविंग आइटम्स आर दोज इन्वेंट्री आइटम्स विच आर टेक अ लॉन्ग टाइम टू बी यूज्ड अप। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये वो चीजें होती हैं जो बहुत स्लो यूज होती हैं। और obsolete items are those items of inventory which have become out of date। ये वो मैं एग्जांपल आपको एसी के किट की दे चुका हूँ कि जो पुराना एसी होता था अब डीसी इन्वर्टर आ गए हैं, तो एसी की किट चेंज हो गई, कंप्रेसर चेंज हो गया, कंप्रेसर के अंदर जो गैस इस्तेमाल होती है वो डीसी इन्वर्टर और दूसरे की डिफरेंस है। तो इट मीन्स कि वो अगर कुछ पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो अब ऑब्सोलीट है। अगर आप उसे बेच सकते हैं तो डिस्पोज ऑफ कर दें, अगर नहीं बेच सकते तो लॉस बुक कर लें। तो ये था जी, जब हम फिजिकली स्टॉक टेकिंग पे जाएंगे तो एक तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि पीरियोडिक क्या चीज होगी। पीरियोडिक में होगा कि हम एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद जाएंगे, नॉर्मली साल के आखिर पे, क्वार्टर के आखिर पे भी हो सकता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में ये होगा कि हम जब चाहें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ फिजिकली वेरीफाई कर सकेंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, नंबर ऑफ फिजिकल स्टॉक टेक करने वाले वर्कर या अकाउंटेंट्स ज्यादा हैं, तो फिर ही आप ये फिजिकल स्टॉक टेक रोजाना कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। अब एमसीक्यू क्या आएगा? एमसीक्यू या तो आ सकता है कि डेफिनेशन से रिलेटेड, कि कॉन्टिन्यूअस में हम किस
किस तरह कर रहे होते हैं, आफ्टर अ फिक्स टाइम? नहीं, आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियोडिक में होता है और इसमें कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे होता है। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस बेसिस का एक और नाम होता है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब भी होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी ये एक दूसरे के सिनोनिम है। तो परपेचुअल भी कह सकते हैं इसको और कॉन्टिन्यूअस भी कह सकते हैं। अच्छा, अब हम ना कुछ इश्यूज की बात करते हैं कि जब हम मटेरियल को खरीद रहे होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। अब उन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? जो भी इश्यूज आएंगे उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसको कहते हैं कंट्रोल प्रोसीजर। मसलन उसने पहला इशू लिखा, ऑर्डरिंग गुड्स एट इन्फ्लेटेड प्राइस। कहता है मैंने ऑर्डर कर दिया ज्यादा रेट पे। इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का बढ़ जाना। इन्फ्लेटेड प्राइस मीन ज्यादा रेट, यानी अगर एक चीज 10 रुपए की थी तो मैंने 12 रुपए की ऑर्डर कर दी है। जैसे आजकल मास्क है, आपको पता है कि मास्क 3 रुपए या 5 रुपए का एक होता था, लेकिन कोरोना की वजह से अब ये 20-30 रुपीज तक सेल हो रहा है। तो लेट्स से कि आपने इन्फ्लेटेड प्राइस पे ऑर्डर कर दिया अगर, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के तो पैसे ज्यादा लग जाएंगे। तो अब इसका हल क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि आप इन्फ्लेटेड ऑर्डर ना करें? कहता है यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। आप स्टैंडर्ड कॉस्ट को अप्लाई करें। मसलन आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि फलां चीज 10 रुपए से ज्यादा हमने नहीं खरीदनी, स्टैंडर्ड बना दिया, तो आपने कभी भी 10 रुपए से ज्यादा नहीं खरीदनी। कोटेशंस मंगवाएं। अच्छा, कोटेशन का क्या फायदा होता है? परचेज साइकिल में हमने पढ़ा था कि सप्लायर को हम लेटर लिखते थे कि हमें ये मटेरियल्स रिप्लाई आ जाते। से फायदा ये होगा कि अगर एक बंदा ज्यादा रेट चार्ज कर रहा है तो हर बंदा ज्यादा चार्ज नहीं कर रहा होगा। आपके पास जो भी बेस्ट प्राइस आएगी आप उसको ऑर्डर प्लेस कर दें, तो ये वाला इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। सेकंड इशू, फिक्टिशियस परचेजेस। फिक्टिशियस का मतलब होता है मशकूक, यानी कुछ ऐसी चीजें खरीदी जा रही हैं जिनका पता नहीं चल रहा कि कहाँ जा रही हैं। तो कहता है सेपरेशन ऑफ ऑर्डरिंग एंड परचेजिंग, यानी आप हर आइटम को अलग अलग खरीदें। फिजिकल कंट्रोल लगाएं कि फिजिकली जाके देखें कि ये चीजें आ भी रही हैं या नहीं। तो फिक्टिशियस परचेजेस रुक जाएंगी। मसलन अगर आप बहुत सारी चीजें इकट्ठी मंगवाते हैं तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशन का सामान आ रहा है तो चलो कुछ चीजें घर की भी मंगवा लेते हैं साथ ही। तो फिक्टिशियस परचेजेस में फिर इस तरह के लोग फायदा उठा लेंगे। तो फिक्टिशियस परचेजेस को रोकने का तरीका ये होता है कि आप हर आइटम को सेपरेट मंगवाएं, इकट्ठा ना मंगवाएं। तो जो भी वो चीज आप मंगवा रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसे सेपरेट मंगवाएं और हर एक की फिजिकल वेरिफिकेशन हो, गुड्स रिसीव नोट बने, प्रॉपर आप उसकी डबल एंट्री करें, फिर उसकी पेमेंट हो। लेकिन अगर आप बहुत सारी चीजें इकट्ठी मंगवा लें तो फिर वो उसमें हेरा फेरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिक्टिशियस परचेजेस बढ़ जाती हैं। अच्छा, ये भी आपको रटना नहीं है। आपको अगर एमसीक्यू आया तो वो ये सिनेरियो बना देगा कि फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू कंट्रोल द फिक्टिशियस परचेजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सूटेबल मेजर। अब वो 4 मेजर्स लिख देगा, एक उनमें से सही होगी, तो आपने सही चूज कर लेनी है जो फिक्टिशियस परचेजेस से रिलेटेड होगी। शॉर्टेज ऑन रिसीट्स। मसलन आपने ऑर्डर किया 10,000 यूनिट्स का, लेकिन जब इधर आके काउंट किए तो 5 यूनिट कम निकले, तो फिर इसका क्या हाल है? तो कहता है चेकिंग इन ऑल गुड्स इनवर्ड्स एट गेट। ये आपको पता है कि जीआरएन जब बनता है तो वहां पे हम गिनते थे, ग्रॉस वेट करते थे उन चीजों का, और डिलीवरी सिग्नेचर भी किए जाते हैं। तो ये 2 मेजर्स जो हैं ये आपकी उनसे रिलेटेड हैं, रिसीट्स में जो कमी आती है, नाप तोल की कमी आप समझ लें इसको। लॉसेस फ्रॉम इन्वेंट्री। अच्छा, ये क्या चीज है? कुछ चीजें पड़ी पड़ी खराब हो जाती हैं या उनकी नेचर ऐसी होती है कि उनका वेट वो नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो एक खास टाइम के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस तरह की जो नेचर की चीजें हैं ये लॉसेस कहलाता है।
तो लॉसेस से बचने के लिए रेगुलर स्टॉक टेकिंग करें, फिजिकल सिक्योरिटी प्रोसीजर्स लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि चोरी भी होता हो। लॉसेस फ्रॉम इन्वेंट्री, एक तो मैंने कहा कि ड्यू टू नेचर हो सकता है जी, एक चीज जब मंगवाई थी उसका वेट इतना था, चंद दिनों के बाद उसका वेट कम हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, तो वो उनकी वो इंटेंसिटी नहीं रहती एक सर्टेन टाइम के बाद। तो रेगुलर स्टॉक टेकिंग करें, स्लो मूविंग आइटम्स को अलहदा कर लें, एक्सपायरी डेट ऑब्सोलीट होने वालों को अलहदा कर लें। जैसे डिटर्जेंट्स बनते हैं, ये जो सर्फ और ब्राइट, इस तरह के ये जो डिटर्जेंट्स हैं, इनमें एक चीज इस्तेमाल होती है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इस तरह के बहुत सारे केमिकल होंगे कि जो जितने फ्रेश होंगे उतना अच्छा रिजल्ट देंगे। तो अगर ये कोई इतनी आइटम पड़ी हुई है जो बैक एंड पे गई और एक्सपायरी डेट के पास पहुंच गई, तो इट मींस कि फिर वो आपके काम की नहीं है। तो आप एक तो रेगुलर स्टॉक टेकिंग करें ताकि लॉसेस ना हो, और एक लॉसेस थेफ्ट का भी हो सकता है कि चोरी हो जाती हो चीजें, तो फिर उसके लिए कहता है फिजिकल सिक्योरिटी प्रोसीजर्स लगाएं। फिजिकल सिक्योरिटी जब भी आप कहीं देखेंगे किसी भी जगह पे, आपने कल को ऑडिटर भी बनना है, फिजिकल सिक्योरिटी हमेशा इंसानों के किए हुए कारनामों को रोकने के लिए होगी। जो फिजिकल सिक्योरिटी है वो हमेशा आपने इंसानों को ने जो आपको नुकसान पहुंचाना है, दिस माइट बी ड्यू टू थेफ्ट, यानी वर्कर है उसको एक चीज अच्छी लगी, उसने कहा यार ये कितनी अच्छी है, क्यों ना मैं घर ही ले जाऊं, तो चुप करके ले जाए। अगर तो फिजिकली भी इन्वेंट्री कम हो जाती है, तो इट मींस फिजिकली अगर इन्वेंट्री कम हो रही है तो कोई ना कोई उसे मिस यूज कर रहा है। तो आप उसका भी फिजिकल सिक्योरिटी प्रोसीजर टाइट करें, यानी गार्ड को कहें कि जो भी बंदा वर्कर आएगा जब स्टोर से जाएगा तो वो खाली हाथ होना चाहिए, उसके पास कोई शॉपिंग बैग नहीं होना चाहिए, आपने उसको जाने देना है। कि बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है। राइटिंग ऑफ ऑब्सोलीट और डैमेज्ड इन्वेंट्री विच इज गुड्स, कंट्रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिशियल ओवर ऑल राइट ऑफ। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है जहां पे एक्सपोर्ट्स चीजें बनती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता है कि गारमेंट्स, बहुत सारे ब्रांड्स इंटरनेशनल ना पाकिस्तान से बन के बाहर जाते हैं, जैसे एडिडास, नाइकी। तो जहां पे एडिडास या नाइकी की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बनती हैं, तो वहां पे फैक्ट्री आउटलेट का कॉन्सेप्ट होता है कि जो चीजें थोड़ा सा डैमेज हो जाती हैं उनको वो फैक्ट्री आउटलेट पे सेल कर देते हैं। अब वो जो बंदा है जिसने ये डिसाइड करना है कि ये यूनिट डैमेज है, आपने वहां पे कोई ठीक बंदा बैठाना है। अदरवाइज होगा क्या कि वो खुद या अपने दोस्तों को ओबलाइज करने के लिए A1 यूनिट को भी डैमेज में शामिल करवा के फैक्ट्री आउटलेट तक पहुंचा देगा, और फिर वहां से लोग उसे खरीद लेंगे। तो यही बात उसने की है कि राइटिंग ऑफ ऑब्सोलीट और डैमेज्ड इन्वेंट्री विच इज गुड, यानी आपने एक ऐसी इन्वेंट्री को ऑब्सोलीट करार दे दिया जो सही थी, यानी एक बिल्कुल ठीक चीज थी, लेकिन आपने कहा ये तो खराब है सर, इसको स्क्रैप कर देते हैं। तो कहता है कंट्रोल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफिशियल ओवर ऑल राइट ऑफ। कहता है आप उस बंदे को कंट्रोल करें जो ये डिसाइड करता है कि ये राइट ऑफ है कि नहीं। तो आपके पास ऐसा स्टाफ होना चाहिए जो उसी चीज को राइट ऑफ करे जो राइट ऑफ के काबिल थी, ना कि जो सही थी उसे राइट ऑफ कर दे और कुछ हिडन बेनिफिट ले ले। अगर इशू हो जाए लॉसेस आफ्टर इशू टू प्रोडक्शन, मसलन आपने रॉ मटेरियल भेजा डिपार्टमेंट को, अब उस दौरान लॉस हुआ है, तो कहता है रिकॉर्ड ऑल इश्यूज स्टैंडर्ड यूजेज अलाउंस। अब ये क्या चीज होती है, ये आगे आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर ड्यूरिंग प्रोडक्शन लॉस हो जाए तो फिर उस लॉस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। उस चीज को कहेंगे जी अब इन्वेंट्री लॉसेस एंड कंट्रोल वेस्ट। Inventory losses may be quantified by comparing the physical quantity of an item held with the balance quantity। ये तो वही पुरानी बात आ गई
कि जो फिजिकली था, जो बैलेंस था, उसको कंपेयर किया. देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ लॉस, दोज विच अकर बिकॉज ऑफ थेफ्ट. जी, अब ये पहली देखें कि ये वो लॉस है जो अकर करता है बिकॉज ऑफ थेफ्ट, पिल्फरेज, डैमेज और सिमिलर मीन्स, यानी चोरी हो गई, टूट फूट का शिकार हो गया. एंड दोज विच अकर बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बल्क रिसीट इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज. It is the second of these which are more commonly referred to as waste. कहता है ये जो दूसरे वाली चीज है इसको हम वेस्ट कहेंगे, यानी बल्क रिसीट को हमने स्मॉलर क्वांटिटीज में ले आए. इन्वेंट्री लॉसेस मस्ट बी राइट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट्स. ये वो प्रूडेंस वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि जहां पे लॉस होगा उसे हम प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर देंगे, यानी हम एक्सपेंस की एंट्री कर लेंगे. If the value of to be written off is significant, then the investigation should be made. अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है. कहता है अगर राइट ऑफ बहुत ज्यादा हो रहे हैं, if the value of write off is significant, then investigation must be made. चलें ठीक है, बी पेयर या फॉल्टी सामान हो सकता है, लेकिन वो थोड़े यूनिट होंगे ना. अगर बहुत ज्यादा बार बार हर दूसरा यूनिट फॉल्टी निकल रहा है तो आप उसे इन्वेस्टिगेट करें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पैसे लगे हैं इस पे, तुम कह देते हो आखिर पे आके कि ये फॉल्टी है, ये तो स्क्रैप करना है. तो अगर फॉल्टी यूनिट्स बहुत ज्यादा निकलने लग जाएं तो आपने उसे इन्वेस्टिगेट करना है. नॉर्मली हम 10% तक को इग्नोर कर रहे होते हैं. ये मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के साथ काम करता रहा हूं, तो वहां पे मैं आपको अपनी प्रैक्टिस बताता हूं कि हम वहां पे जी 10% तक को ना इग्नोर करते थे कि अगर हमारे राइट ऑफ ऑलमोस्ट 10% तक है तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाएंगे. लेकिन जब वो 10% से एक्सीड करेंगे तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि ये राइट ऑफ इतना कर रहे हैं. When the waste occurs as a result of breaking up the bulk receipt, it is reasonable to expect that the extent of such wastage could be estimated in advance based on the past records. Either of the two accounting treatment. अब वो दो accounting treatment क्या हैं? Issues continue to be made and priced without any adjustment, and differences at the end of the period is written off. कहता है आप उसकी प्राइस को एडजस्ट करें. अब प्राइस को कैसे एडजस्ट करेंगे मैं अभी आपको बताता हूं एक एग्जांपल से. दूसरा तरीका, इशू प्राइस इज इंक्रीज टू कंपनसेट फॉर द एक्सपेक्टेड वेस्ट. कहता है या प्राइस को बढ़ा दें. अब एग्जांपल देखते हैं. सपोज दैट 100 मीटर लेंथ ऑफ कॉपर इज बॉट फॉर $99. हमने 100 मीटर कॉपर की वायर थी या लेंथ कोई भी समझ लें. The estimated loss caused by cutting into shorter lengths as required is 1%. कहता है जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल देता हूं. आप जब कपड़ा खरीदते हैं शर्ट स्टिच कराने के लिए, तो आप देखते हैं कि ड्यूरिंग स्टिचिंग कुछ कपड़ा जाया होता है. वो अगर आपने 3 मीटर की शर्ट के लिए कपड़ा बाय किया था कि 3 मीटर में शर्ट बनेगी, तो आपने देखा कि ऑलमोस्ट हाफ मीटर कटिंग में जाया हो गया या हाफ से थोड़ा कम जाया हो गया. तो वो जो जाया होता है प्रोडक्शन के दौरान वो किसी काम नहीं आता. इसी तरह यहाँ पे वो कह रहा है कि सपोज करें मैंने 100 मीटर कॉपर खरीदा और 100 मीटर की कीमत थी $99 और मुझे ये लगता है कि 1% जाया होगा. जैसे ये अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी के अंदर कॉपर की वायर्स होती हैं. जब वो खरीदी जाती हैं तो वो लेंथ होती है, रोल होते हैं, उनसे वो बनाते हैं सर्किट. तो जब सर्किट बनते हैं तो थोड़ा बहुत कटता है, तो वो जो काटने में जाया होता है उसे 1% उसने एस्टिमेट किया. अब कहता है द इशू प्राइस कुड बी बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड इशू ऑफ 99 मीटर्स, that is $1 per meter rather than the pricing the copper at $99 का 100 मीटर था. तो इसका मतलब है आपका रेट बन रहा है 0.99 पर मीटर. ये तो रेट था जो हमने खरीदा.
अब जो 1% जाया हो रहा है उसके पैसे कौन बर्दाश्त करेगा? इसका मतलब है कि 100 में से 1% आपका लॉस हो जाना है। तो लॉस आपका हुआ 1 मीटर। अब 1 मीटर ये फ्री तो नहीं था, इस 1 मीटर की कॉस्ट थी 0.99। ये कॉस्ट किधर जाएगी? तो एक तरीका तो ये है इसे एक्सपेंस बना लो। कहते हैं एक तरीका तो ये है कि इसे राइट ऑफ कर दो, ये जो पहले वाला है कि इसकी कोई एडजस्टमेंट ना करें, इसको राइट ऑफ कर लें, इसे एक्सपेंस बुक कर लें। तो इसका मतलब है मैं एंट्री करूं वेस्टेज एक्सपेंस डेबिट 0.99, इन्वेंट्री क्रेडिट 0.99। तो ये एंट्री में कर लूं तो काम ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा तरीका बताया गया है, दूसरा तरीका ये कहता है कि आप लॉस ना बनाएं इसे, आप प्राइसेस एडजस्ट कर लें। आप प्राइसेस एडजस्ट कर लें। मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे रहा था। सपोज करें आपने 3 मीटर क्लॉथ खरीदा अपनी शर्ट के लिए और आपको ये मिला एट द रेट $100 पर मीटर। तो आपने कहा जी $300 का कपड़ा आया। इस क्लॉथ से आपने बनाई शर्ट। तो शर्ट में क्लॉथ की कितनी कॉस्ट आप कहेंगे? आपने कहा जी कपड़ा 300 का आया था और टेलर ने 200 उस पर स्टिचिंग चार्ज कर लिया है, तो मुझे ये शर्ट $500 में पड़ी है। आपको पता है कि ऑलमोस्ट हाफ मीटर जाया हुआ था कपड़ा, लेकिन आपने उस हाफ मीटर के पैसे दिए हुए थे क्योंकि आपने 3 मीटर खरीदा, तो 3 मीटर में से कुछ जाया हुआ था ना। मैं आसानी की खातिर सपोज कर रहा हूं कि वो जो जाया हुआ था, जो वेस्टेज हुई थी ड्यूरिंग कटिंग, वो वेस्टेज इक्वल थी हाफ मीटर के। तो आधे मीटर के जो पैसे बनते हैं, उस वेस्टेज की जो कॉस्ट थी वो हाफ मीटर के, अगर मैं पैसे बनाऊं 100 रुपीज या $100 पर मीटर था, तो $50 की वेस्टेज हुई है। लेकिन आप जब भी किसी को बताते हैं आप कहते हैं भाई कपड़ा 300 का था। तो इट मींस नॉर्मली हम हमेशा जब भी कोई प्रोडक्शन के दौरान लॉस होता है, हम उस लॉस को गुड यूनिट्स को चार्ज कर रहे होते हैं। यानी हम यही कह रहे हैं कि शर्ट का कपड़ा 300 का था, हालांकि शर्ट का कपड़ा 250 का होना चाहिए था, 50 का लॉस था। लेकिन हमने इसको आम जुबान में यही कहा कि ये कपड़ा 300 का था। तो ये बेसिकली आपने सेकंड ट्रीटमेंट की है। तो मैं आपको एक दिन कह रहा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे ये सारा कॉमन सेंस पे बेस करता है। हम रूटीन में ये काम कर रहे होते हैं, बस हम अपना विजन उस पर अप्लाई करेंगे कि अच्छा हाँ ये जो चीज हम करते थे वो रूल ये था। तो ये होप्स हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि अगर लॉस हो ड्यूरिंग प्रोडक्शन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्शन के दौरान लॉस है, ये इन्वेंट्री में पड़ा लॉस नहीं मैं बात कर रहा, ये मैं लॉस की बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन अगर कोई लॉस होता है तो उसकी कॉस्ट हम एडजस्ट कर देते होते हैं गुड यूनिट्स में। तो हमने यही कह दिया कि ये क्लॉथ जो है वो $300 का है। हमने ये नहीं कहा कि $50 आया हो गया और 250 का ये क्लॉथ है। तो यहाँ पे जो गुड यूनिट बचा, गुड यूनिट इज शर्ट, हमने उसी को कॉस्ट चार्ज की है। तो ये वो सेकंड पॉइंट था, ये वाला, इशू प्राइस इज इंक्रीज टू कंपनसेट फॉर द एक्सपेक्टेड वेस्टेज। और ये पहला पॉइंट जो था ये कहता था कि आप ये जो जाया हो रहा है ना लॉस, तो लॉस 1 मीटर हुआ, 1 मीटर की ये कॉस्ट आई, तो आप इसको एक्सपेंस बना लें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये लॉस वाला, ये पहली ट्रीटमेंट है।
और ये दूसरे वाला जो है ये वो है जिसमें हमने कहा कि गुड यूनिट्स को इसकी प्राइस चार्ज कर देनी है। तो हमने गुड यूनिट्स को क्लॉथ की कॉस्ट 100% चार्ज कर दी, जो वेस्टेज था हमने उसे कंसीडर नहीं किया। हमने कहा कि ये कॉस्ट हमारी कॉस्ट नहीं है, वेस्टेज को जीरो वैल्यू दी है, तो हमने गुड यूनिट्स को ही सारी कॉस्ट चार्ज कर दी। ये आगे जाके हमने एक टॉपिक में पढ़ना भी है, इसी को दोबारा डिस्कस करेंगे। परपेचुअल इन्वेंट्री, परपेचुअल का दूसरा नाम क्या था? कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस इन्वेंट्री में आजकल ये हर जगह यूज हो रही है। आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आप उसे ऑर्डर करते हैं कि ये मेडिसिन चाहिए, वो फौरन कंप्यूटर्स में एंट्री करता है और आपको बता देता है फलां चीज़ है, फलां नहीं है, या फलां टैबलेट्स इतनी पड़ी हैं इस वक्त। तो आप कहते हैं अच्छा चलें ठीक है, इतनी ही दे दें। उसको कैसे पता चल रहा है? उसी जगह पे खड़े होके उसके पीछे एक सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम यही परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, कॉन्टिन्यूअस। मैं अजान सुन लूंगी। जी, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम आप समझ लें कि ऑनलाइन, जिस तरह फॉरन ऑनलाइन हम किसको कहते हैं? जो फॉरन अपडेट हो, तो ये ऑनलाइन होता है। यानी इन्वेंट्री सिस्टम उसी वक्त जैसे ही कोई आइटम सेल हुई है, अब उस शॉप पे जितने सिस्टम पड़े हुए हैं उन सब में वो अपडेट हो गया कि इसका ये स्टॉक इस वक्त इतना मौजूद है। ये जो चीज हम बनाते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, इसे कहते हैं जी स्टोर लेजर कार्ड। मैंने कहा था कि अभी आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टोर लेजर कार्ड। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन होती है कि ये कौन सी चीज है, इसके यूनिट्स क्या हैं, इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे पड़ी हुई है। मैं एक दिन बात कर रहा था कि आप जो भी मेडिसिन बताते हैं वो फॉरन एंट्री करने के बाद वो वहां पहुंच जाता है, वहां पे उसको लोकेशन पता है कि ये चीज फलां चीज यहाँ पड़ी है, इसका कोड क्या है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो कल फाइंड किया था कि इसका मैक्सिमम लेवल कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, और रीऑर्डर लेवल कितना होगा, और जब भी मंगवाना है इतना मंगवाना है। देखिए, जो आपके काउंटर पे बंदा खड़ा है वो इतना टेक्निकल नहीं है। ये फीडिंग उसे किसने बताई है? ये बताई है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने, कि आपको रीऑर्डर लेवल कितना रखना है, कम से कम कितना रखना है, ज्यादा से ज्यादा कितना रखना है। और ये आप FCMA में सीख चुके हैं कि रीऑर्डर लेवल कैसे बनाते हैं, मिनिमम इन्वेंट्री कितनी होती है, मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी होनी है इस चीज की, और जब भी ऑर्डर करना है कितना, तो उसे जब पता चलेगा कि रीऑर्डर लेवल आ गया, उसे बस इतना बताया होगा कि भाई जब ये रेड कलर हो जाएगा, नॉर्मली ये रेड कलर से हमने उसे फीडिंग की होती है कि जब तुम्हारा स्टॉक ये रेड हो जाएगा तो इसका मतलब है कि तुमने ऑर्डर प्लेस करना है। अब वो बंदा इतना टेक्निकल नहीं है, वो डिसीजन मेकर नहीं है कि कितना ऑर्डर प्लेस करना है, तो वो हमने उसे कैलकुलेशन करके बता दी कि तुमने जब भी खरीदना है तुमने इतना खरीदना है, EOQ। तो रीऑर्डर क्वांटिटी वो अपने सप्लायर को कॉल करेगा या ईमेल करेगा कि काइंडली सेंड मी दीज टैबलेट्स ऑन दिस स्टोर, इतनी चाहिए मुझे, तो वो ईमेल या फोन पे बताएगा, तो वो चीजें आ जाए। अच्छा, अब ये तो थी कि इसके ऊपर हेडिंग में क्या क्या आ रहा होगा। तो स्टोर लेजर कार्ड की हेडिंग में डिस्क्रिप्शन होती है कि ये कौन सी चीज है, यूनिट से मुराद है कि ये पर टैबलेट सेल होगी या
पर बॉक्स सेल होगा, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि आपको टैबलेट्स भी मिल जाती हैं, कुछ में आपको पूरा बॉक्स खरीदना पड़ता है, पूरा पैक खरीदना पड़ता है। तो वो बता देगा कि ये आइटम पैक में सेल होनी है या पर टैबलेट भी सेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये उनको गाइड कर रहा है कि ये इसका यूनिट क्या है, किस हिसाब से बेचना है, लोकेशन इसकी, कोड इसका, और फिर ये इन्वेंट्री लेवल चारों होंगे, मैक्सिमम, मिनिमम, रीऑर्डर और रीऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, इसके अंदर जी 3 कॉलम होते हैं। पहला रिसीट्स है, दूसरा इश्यूज है, और ऑन ऑर्डर यानी फिजिकल। तो इश्यूज को सेल भी कहते हैं कि जो आपने बेच दी। ऑन ऑर्डर तो इसको बैलेंस भी कहते हैं। इसके अंदर डेट है पहला कॉलम, क्वांटिटी है और कॉस्ट है। यही 3 कॉलम सेल्स के अंदर लिखे हुए हैं और बैलेंस में भी यही लिखे हुए हैं। ये एफएफए में पढ़ा हुआ है आपने, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, स्टोर लेजर कार्ड। लेकिन उधर सिर्फ इतना पोर्शन आपको दिखाया जाता है। एफएफए में आपके सारे टीचर्स आपको सिर्फ इतना पोर्शन बताते हैं, ये ऊपर वाला नहीं बताते, क्योंकि उस वक्त हमने सिर्फ उसकी अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। एक डिफरेंस अक्सर कहा जाता है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल नहीं होती। तो इसीलिए ये जो ऊपर वाली चीजें थी ना, ये डिसीजन मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि उसने ये चीजें देखनी है। तो एफएफए में आपको ये ऊपर वाला पोर्शन नहीं दिखाया गया, सिर्फ स्टोर लेजर कार्ड इतना दिखाया जाता था। तो स्टोर लेजर कार्ड में 2 पार्ट बन गए, एक ये बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन वाला, और ये फिर इसके नीचे कि मुझे कितनी चीजें आई थी, किस डेट को आई, कितनी चीजें आई, किस रेट पे आई, फिर मैंने अगर कुछ बेचा, किस दिन बेचा, कितनी क्वांटिटी बेची, किस कॉस्ट पे बेची, और फिर मेरे पास बैलेंस क्या बचा। तो ये स्टोर लेजर कार्ड आप एफएफए में बनाते रहे हैं, हमने यहाँ पे दोबारा करना है। तो जिन लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के नहीं आए, डायरेक्टली पहला लेवल है उनका, आफ्टर ग्रेजुएशन आए हैं, तो उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा आपको करवाऊंगा वो जो आप पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और एवरेज, वो सारी चीजें हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। तो ये स्टोर लेजर कार्ड एक एमसीक्यू आया था, मैंने उसको उस दिन पेंडिंग कर लिया था। मैंने कहा था इसको अभी छोड़ दें, जब मैं स्टोर लेजर कार्ड बताऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या आंसर है। 2 तरह के सवाल स्टोर लेजर कार्ड के हवाले से बनते हैं। एक तो यह है कि स्टोर लेजर कार्ड में और बिन कार्ड में क्या फर्क है। बिन कार्ड हमने पहले एक दिन डिस्कस किया था कि बिन कार्ड भी इसी तरह का एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके अंदर ये कॉस्ट वाला कॉलम नहीं होता। बिन कार्ड के अंदर ये जो डॉलर है ना, ये नहीं होते, डॉलर वाला कॉलम नहीं होता, बाकी सारी चीजें इसी तरह होती हैं, उसमें सिर्फ क्वांटिटी होती, डॉलर नहीं होते। तो एक तो आपने ये याद रखना है कि बिन कार्ड और स्टोर लेजर कार्ड में फर्क क्या है कि स्टोर लेजर कार्ड में कॉस्ट ऑफ आइटम्स भी होती है, डॉलर भी होते हैं, कॉस्ट। अच्छा, दूसरी चीज, एक एमसीक्यू अक्सर पूछता है, बल्कि आपकी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग भी है बुक में, कहता है कि स्टोर लेजर कार्ड को अपडेट कब किया जाता है। स्टोर लेजर कार्ड को अपडेट कब किया जाता है? When a store ledger card is updated. याद रखिएगा, स्टोर लेजर कार्ड को हमेशा अपडेट तब करते हैं जब हमें कोई आइटम ऑफ इन्वेंट्री रिसीव होता है। हमें आइटम ऑफ इन्वेंट्री रिसीव होता है जब हम कुछ नया खरीदते हैं, न्यू परचेजेस। तो जब नई खरीदारी होती है तो जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है सबूत के तौर पे, मसलन कल को आपकी ड्यूटी ये लग जाती है कि आपने भाई स्टोर लेजर कार्ड में एंट्री करनी है, आपको एक बंदी, यार ये लिख लो कि इतनी चीजें आई हैं, इसे तुम लिख लो। आपने कभी उसके कहने पे नहीं लिखना, उसको कहना है मुझे प्रूफ दो।
अब वो जो आपको प्रूफ देगा कि वो चीजें आई हैं ना, वो प्रूफ है GRN, गुड्स रिसीव्ड नोट। तो आपके पास GRN आएगा, उसमें लिखा होगा कि किस कोड की चीजें, कितनी चीजें आई हैं। तो फिर आप जाके यहां पे लिखेंगे कि इस डेट को इतनी चीजें मुझे आई हैं इस रेट पे। गुड्स रिसीव्ड नोट से आप अपडेट करेंगे लेजर को। सेकंड, हमने एक दिन ये बात डिस्कस की थी कि एक डिपार्टमेंट है, उसे रॉ मटेरियल चाहिए और उसने वो रॉ मटेरियल एक डिपार्टमेंट को इशू कर दिया, और उस डिपार्टमेंट को बाद में पता चला कि यार ये तो एक्स्ट्रा मंगवा लिया है, ये एक्स्ट्रा मंगवा लिया मैंने, तो एक्स्ट्रा को मैं कहां रखूं? वापस भेज देता हूं स्टोर में, महफूज जगह पे पड़ा रहेगा। अब जब वो डिपार्टमेंट मटेरियल वापस भेजेगा तो उस वक्त एक चीज बनती है मटेरियल रिटर्न नोट। तो वो मटेरियल वापस आएगा और आपको एक बंदा कहेगा सर वो मटेरियल वापस आ गया, एंट्री कर दें। तो आप उसके कहने पे नहीं करेंगे, उसे कहेंगे लाओ किधर है वो, मुझे उसका प्रूफ दो। तो वो मटेरियल रिटर्न नोट है। आपने याद रखना है कि स्टोर लेजर कार्ड को अपडेट हम कब करते हैं? विद गुड्स रिसीव्ड नोट एंड मटेरियल रिटर्न नोट। ये एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग थी, आई थिंक 1 थी या 2 या 3, इन पहली तीनों में से कोई थी। तो आप बुक के चैप्टर में से देख लीजिएगा, वहां पे एक क्वेश्चन है कि स्टोर लेजर कार्ड को अपडेट कब किया जाता है। तो गुड्स रिसीव्ड नोट और मटेरियल रिटर्न नोट से ये अपडेट होता है। स्टोर लेजर कार्ड और बिन कार्ड में डिफरेंस को मैंने बता दिया बेटा, कि स्टोर लेजर कार्ड में करेंसी होती है डॉलर, यानी कॉस्ट लिखी होती है, और बिन कार्ड के अंदर होती है। और एक दो सवाल मैं और देख रहा हूं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो ये बिन कार्ड और स्टोर लेजर का डिफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैंने दोबारा रिपीट भी कर दिया। एक क्वेश्चन है ऑब्सलीट क्या होता है? तो ऑब्सलीट का मतलब होता है जो आइटम अब आपकी रूटीन की यूजेज में नहीं है। रूटीन की यूजेज में जो चीज नहीं होगी वो ऑब्सलीट हो जाएगी। आउट ऑफ फैशन समझ लें, आउट ऑफ यूजेज समझ लें, तो वो ऑब्सलीट है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने और पूछा है जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बता के आया हूं ना। यहाँ पे मैंने आपको वेस्टेज की तो एंट्री बताई कि वेस्टेज में ऐसा होगा, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पे तो आपने वो चीज शर्ट को चार्ज कर दी है ना, तो ये चीज इसकी कोई एंट्री नहीं है। तो एक सवाल था कि सर सेकंड की कोई एंट्री है? सेकंड की कोई एंट्री नहीं है और ये वेस्टेज है। अच्छा, एक मैं कमेंट और देख रहा हूं, उसमें उसने लिखा है कि सर ये बैड डेट है। बेटा इसको बैड डेट ना कहें प्लीज, क्योंकि ये बैड डेट किसी सूरत नहीं है। बैड डेट तो होता था कि जिससे आपने पैसे लेने हैं वो पैसे मर जाएं, ये तो लॉस हुआ है, ये और है। तो बैड डेट ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बैड डेट जो है वो डेटर से अराइज होते थे कि जो आपके रिसीवेबल्स होते थे उनसे आपने पैसे लेने थे, लेकिन वो किसी वजह से नहीं दे सके, तो वो बैड डेट होता है। तो ये बैड डेट नहीं है, ये लॉस है। ऑब्सलीट को बेटा मैं अभी अभी दोबारा रिपीट करके आया हूं, आपने दोबारा एक सवाल बना दिया है कि ऑब्सलीट को दोबारा बता दें। आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा आप गूगल या डिक्शनरी यूज कर लें, क्योंकि ऑब्सलीट का मतलब डिक्शनरी में भी वही है जो मैं बता रहा हूं। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताना था कि कल मैंने पहले दिन अपने एंड पे रिकॉर्डिंग की थी लेक्चर की,
वो मैंने रिकॉर्डिंग गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दी है। तो आप लोगों को ईमेल आ गई होगी। जब भी मैं गूगल क्लास में कुछ अपडेट करता हूँ तो आप लोगों को ईमेल आती है गूगल क्लास की तरफ से, ऑटोमेटिक ईमेल आती है। इसलिए वो ये नहीं हो सकता कि किसी को आए किसी को ना आए, तो वो सबको आ जाती है। आप उसको चेक कर लें गूगल क्लास में। अब गूगल क्लास को चेक कैसे करना है, बच्चे माशाल्लाह बड़े मासूम हैं, तो मैं बता देता हूँ। एक तो तरीकाकार ये है कि अगर मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल में ऐप स्टोर से गूगल क्लास की ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड करें, वहां पे वो आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो आपने जो आईडी मुझे प्रोवाइड किया था उस आईडी को वहां पे लिखें, पासवर्ड लगाएं। पासवर्ड वही होगा जो आपकी ईमेल का पासवर्ड है, वो आपको क्लास में ले जाएगा। वहां पे मैंने सारी चीजें अपलोड की हैं और मैं अब रूटीन में लेक्चर रिकॉर्ड करके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया करूंगा डे एंड पे। ठीक है, तो आप उसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सुन लिया करें। तो कल का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया हुआ है और मैंने कल आपको ग्रुप्स में भी इन्फॉर्म कर दिया था व्हाट्सएप में कि मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया, और आज के बाद इंशाल्लाह मैं कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अपलोड कर दिया करूंगा। और मीनवाइल आपका ICMA के पोर्टल पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, वो स्टार्टिंग से हो जाएंगे। बेटा अगर आप मेरे शेयर करदा लिंक से खोलेंगे तो वो प्ले नहीं होगी। आपने गूगल क्लासरूम में एंटर होके वहां से प्ले करनी है, वो प्ले भी होगी, वो डाउनलोड भी होगी। और अगर डाउनलोडिंग या प्ले नहीं हो रही तो किसी से थोड़ा सा काइंडली सीख लें कि इसको कैसे चलाना है, क्योंकि IT को इस्तेमाल करना मैं आपको फोन पे या तो मुझे कॉल करके पूछें, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर आप मेरे वो शेयर करदा लिंक से डायरेक्ट खोलेंगे ना तो वो नहीं खुलेगी अनटिल अनलेस कि आपका गूगल क्लासरूम लॉगिन हुआ हो। तो जिन लोगों का तो लॉगिन हुआ था उन्होंने मोबाइल से ही वो लिंक पे क्लिक किया तो उनकी वो वीडियो वहां से ही खुल जाती है। अदरवाइज आपको गूगल क्लासरूम इंस्टॉल करके वहां पे लॉगिन करके फिर जाके आप सुनेंगे, सुनी भी जाएगी, डाउनलोड भी हो जाएगी। 107 MB की फाइल है जस्ट। नहीं तो किसी से थोड़ा बहुत सीख लें कि मुझे ये चीज कैसे करनी है। बेटा जिस दौर में आप पढ़ रहे हैं ना, इसमें तो आसानियां ही आसानियां हैं। टीचर ना भी रिकॉर्ड करे, यूट्यूब पे जाके लिख लें कुछ भी, वहां से वीडियो मिल जाएगी आपको। गूगल से वैसे सर्च कर लें। जिस दौर में हम पढ़ते थे उस दौर में हमें खुद से खपना पड़ता था, तो इसलिए अब तो आप बस पढ़ने वाले बने, तरीके बहुत हैं। लास्ट वीक में हमने सैटरडे को एक क्लास रखी थी रात को 10 बजे, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन रही। वो मैंने अपने तौर पे ही आपके साथ एक सेशन रखा था जिसमें हमने अपने टेस्ट को डिस्कस किया था कि जो हमारा टेस्ट हुआ उस टेस्ट को हमने डिस्कस किया। और उस फीडबैक के बाद मुझे स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे कॉल्स पे कहा कि सर इस तरह का सेशन जो है ना वो कम से कम वीक में एक ज़रूर रखा करें जहाँ पे हम आपसे सवाल जवाब कर सकें। तो मैं इंशाल्लाह इस वीक भी कोई एक सेशन रखूँगा। मैं ज़रा अपना स्केड्यूल देख के फिर आपको मैं उसका मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, गूगल क्लास में भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो फिर आपको उस क्लास में आप आइएगा तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने जो किया है इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ऑलमोस्ट हम 23 पेजेस जो हैं वो कवर, बल्कि 24 वाला भी हमने कवर कर लिया है। ये जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और एवको, ये हम इससे हमारा एजेंडा जो है नेक्स्ट वीक का वो ये है। अच्छा, कुछ लोग ना मुझे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सॉल्व करने के बाद कहते हैं कि सर काइंडली चेक कर दें। तो बेटा मैं अगर उसे चेक करूंगा ना तो मुझे खुद से सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर मैं चेक करूंगा। आप लोगों को मैं एक तरीका बता देता हूँ। इस बुक को पढ़ने का रूल ये है कि इस बुक में जितनी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जिनके साथ लिखा होता है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, उनका सोल्यूशन चैप्टर एंड पे होता है। मसलन मैं ये चैप्टर एंड पे गया तो ये देखें टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 का सोल्यूशन मिल गया आपको, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 का, 3 का, और इसी तरह ये 9 का, ये 4 का।
तो कल स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे सर हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो जितनी भी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स है ना, वो बुक के चैप्टर के एंड पे है, यानी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर के एंड पे, चैप्टर 5 था तो थोड़े से पेजेस स्क्रॉल करें, जहां पे चैप्टर एंड होगा वहां पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जितनी भी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक किया या नहीं। हाँ, अगर ना समझ आए देन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू डिस्कस विद मी। अच्छा, जो इलस्ट्रेशंस हैं जिनके साथ इलस्ट्रेशन लिखा होता है, ये तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स है ना, जिनके साथ इलस्ट्रेशन लिखा होता है, इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन उधर ही होता है, उसी के नीचे या अगले पेज पे उधर ही आपको मिल जाएगा इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन। तो इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन उसी जगह पे है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का सॉल्यूशन चैप्टर एंड पे है। तो ये बेटा आपने इस तरीके से इसको यहां से कर लेना है। और हम 24 पेजेस तक पढ़ चुके हैं। अब हमारा आखिरी आइटम जो इसमें रह गई है वो लाइफ ऑफ FIFO रैमको है, और उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। मैंने आपको इसकी डबल एंट्री बस सिखानी है। 2 टॉपिक हमारे अब रह गए हैं, एक तो ये लाइफ ऑफ FIFO से रिलेटेड, और एक डबल एंट्री जो रॉ मटेरियल की हमने करनी होती है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन सारे मैंने देख लिए हैं, सबको एड्रेस भी कर लिया है। अल्लाह हाफिज।